अब हम अपने यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों को बढ़ाएंगे, अपने यूनिवर्सिटियों में हिंदुओं के पैसों से उन आतंकवादियों को आगे करेंगे कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जाएंगे और वहां जाकर ब्लास्ट करेंगे और हमारे लोगों की हत्या करेंगे। देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। सर, मेरा नाम अब्दुल नईम है, मैं ग्राम धाबा में रहता हूँ। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी जमीन की, निजी जमीन के ऊपर। लेकिन शिक्षा जैसे अच्छी चीज को अवैध तरीके से करना चाहते हैं। बात नहीं करना है। नहीं सर, अवैध सर एक चीज बताइए, नहीं बिना अनुमति अवैध हुआ ना। बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट हमने 2 राज्यों से जोड़कर बनाई है। 2 घटनाओं को जोड़कर आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। एक सवाल, संविधान किसके लिए? जी हाँ, आज हम आपको सबूतों के साथ दिखाते हैं कि कैसे देश में नफरत की आग कैसे संस्थानों के जरिए फैलाई जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज की कहानी 2 हिस्सों में। एक कहानी मध्य प्रदेश में है। रुकिए, ये वही मध्य प्रदेश है जहां के शहर इंदौर में प्रदूषित पानी, गंदा पानी पीने से लोगों की मौत हो गई थी और वहां के मंत्री फोकट और घंटा बोल रहे थे। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी, बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर है। तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। जी हाँ, और दूसरी कहानी जम्मू कश्मीर से है। ये वही जम्मू कश्मीर है जहाँ पर एक नेता, जी हाँ, आपका नेता महराज मलिक पर पीएसए लगा हुआ है और वो जेल में बंद है और उसकी रिहाई के लिए तारीख पर तारीख पड़ रही है। क्या पीएसए हटेगा? तो आज कहानी इन्हीं 2 राज्यों की। 2 जगहें अलग हैं लेकिन अंजाम एक है। सुनिए, एक जगह स्कूल था, क्या हुआ? बिल्डोज़र चला। दूसरी जगह मेडिकल कॉलेज था, क्या हुआ? ताले लग गए। और दोनों मामलों में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? जी हाँ, मुसलमान से जुड़ा होना। तो पहली कहानी आइए सुनते हैं। शायद कहीं पर अगर इंसानियत होगी तो हम समझेंगे कि क्या हो रहा है। हम अपने स्वार्थ के लिए अपने देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ, कसूर ये था कि एक मुसलमान बच्चों को पढ़ाना चाहता था, ये कसूर था। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले की बेसंधी तहसील, एक छोटा सा गांव ढाबा, आबादी करीब 2000, मुसलमान परिवार सिर्फ 4। गांव का सबसे नज़दीकी स्कूल 5 किलोमीटर दूर, यानी दलित आदिवासी बच्चों के लिए पढ़ाई लगभग नामुमकिन। तभी सामने आते हैं अब्दुल नईम। सुनिए, ये अब्दुल नईम कौन है? कोई एनजीओ नहीं, कोई विदेशी फंड नहीं, कोई सरकारी स्कीम नहीं, और अब्दुल नईम अपनी जेब से 20 लाख रुपए गांव में नर्सरी से 8वीं तक का स्कूल बनाने का फैसला लेते हैं। ये वही अब्दुल हैं जिनको कहा जाता है कि अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है। तो इस अब्दुल नईम ने ये काम का बीड़ा उठाया। पर अब्दुल ने ये बीड़ा उठाया है तो दिक्कत ज़रूर होगी, तकलीफ़ ज़रूर होगी। फिर दिक्कत कहाँ आई? अचानक गांव में अफवाह फैलती है, ये स्कूल नहीं अवैध मदरसा है।
एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी आते हैं, जांच होती है, सब कुछ सही पाया जाता है। अधिकारियों की सलाह पंचायत से एनओसी ले आइए। क्या हुआ फिर? पंचायत से एनओसी भी मिल जाती है। लेकिन हुजूर अब्दुल नईम नाम है तो कहानी इतनी आसान, जीवन इतना आसान नहीं होगा। यही कहानी पलट जाती है। सर मेरा नाम अब्दुल नईम है, मैं ग्राम धाबा में रहता हूँ। सर मैंने भवन निर्माण किया था अपनी ज़मीन की, निजी ज़मीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मैंने सर्च किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोची कि चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति नहीं दी। तो मुझे सबसे इस बात में जानकारी नहीं थी कि अपन क्षेत्र में खेती ज़मीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था। तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था। रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा ऐसा करके वो मुझे बताने लगता है। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इन 4-5 लोगों के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके साथ रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ भी बस मेरा भवन बचा दिया। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, से जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ वो भी नहीं करने को तैयार हूँ। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोले आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर लगे, तो मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। तो ऐसी कुछ मेरे से दिक्कत है, कुछ है तो अब ग्रामवासी से मैंने अनुरोध किया, तो ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए भी है। आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन भी कुछ भी नहीं, सो मेरी बात सुनी नहीं गई। बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास में एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए। सर बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ। अगले ही दिन क्या होता है, भवन गिराने का नोटिस नईम पंचायत जाते हैं, कहा जाता है सोमवार को आना। लेकिन इसी बीच बुलडोजर चलने की तैयारी। लेकिन शिक्षा जैसे अच्छी चीज को अवैध तरीके से करना चाहते हैं। बात तो बात नहीं करना है। नहीं सर, अवैध सर एक चीज बताइए। नहीं बिना अनुमति अवैध हुआ ना, अरे यार नहीं तो फिर शिक्षा क्यों दे रहे हो आप, अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो। नहीं ये मेरे को बताओ, तो कभी आप मेरे पास आए गाँव की समस्या को लेकर, मैंने नेगेटिव बात करी नहीं, लेकिन सर बात सुनो। हाँ नहीं सर, मैं भी मुद्दे को अपन को मुद्दे की बात को सुनना पड़ेगा, है ना। अपन आ गए, अपन अच्छा काम कर रहे हैं और अपन अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं, ग्राम पंचायत से कर लेते, सरकार से करेगा। अरे फालतू बात नहीं करना है यार, फालतू बात नहीं करना है। मतलब मैं मान ली जो चीज मैं मान नहीं सकता हूँ उस चीज को नहीं मान सकता हूँ मैं। फिर अब तुम मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करो और कितना भी मेरे दिमाग में फंसाने की कोशिश करो, मैं इलीगल बात को तो मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं तो कलेक्टर हूँ। मैं तो
सर इसमें एक नहीं आप सर सुनिए मेरी बात सर, मान लिया इनलीगल है, आपसे मिलने के लिए कोई की परमिशन चाहिए क्या? अभी सर सुनिए तो, अभी इनको खेड़ी चौकी में बैठा लिया अंदर केबिन में, पूछ लीजिए एसडीएम साहब ने बैठा लिया, ये कौन सी बात हो रही है? आपसे मिलने आ रहे तो वहाँ पे चौकी पे कैसे बैठा? आ गई थी मेरे पास में, वो रामू टेकम जी आए थे। हाँ, सुबह उन्होंने बात की। नहीं तो सर ये चीज बताइए ना, एसडीएम साहब और वो वहाँ पे अंदर कैसे बैठा? अभी तो फिलहाल तो आप उसको वो करो, खुद ही तोड़ लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं नहीं तो वसूल करूंगा मैं उसको पैसे। नहीं तो सर ग्राम पंचायत में वसूल वो दे रही है ना सर, एनओसी दे दिया, ग्राम पंचायत से एनओसी की जरूरत थी तो वो तो मिल रही सर, ग्राम पंचायत ने एनओसी दे दी, अभी सरपंच और यहाँ पे सब लोग हैं। मेरा तो मानना ये है, देखो भाई ये सब चीजें जो विधि चीजें होती है ना, ऐसे यहाँ पे बैठ के नहीं होती है। आप तो उसका दफ्तर को वो करिए, आप उसको अगर आपको ग्राम पंचायत के आर्डर से वो हो, आप क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी तो दुखी हो, आप वो करिए। मैं बिल्कुल भी देखिए, मैं बड़ी गाँव वालों के साथ आया हो, मैं 0.0001% भी आपकी बात नहीं मानूंगा मैं आपकी, जो बात सीधी है सीधी। अभी ये मेरे पास आए, अभी हेमंत जी मेरे पास 3-4 वो आए, इसके अलावा कांग्रेस में और भी आए, मतलब पहले भी आए उसके अंदर। मैंने सबकी बात करी कांग्रेस वालों से, सबकी बात सुनी मैंने, ऐसा नहीं है। और मैंने बोला, मैंने पूछिए आपको, लेकिन जो बात नहीं माननी होती नहीं माननी होती है बस। नहीं पर सर अभी एनओसी तो दे दी ना पंचायत, देखते हैं उसको अंदर, उसको एसडीएम का परीक्षण करेंगे उसके। मैंने आपका ज्ञापन ले लिया, मेरा कहने का मतलब सर कि मैंने ज्ञापन ले लिया। मैं यहाँ पे बिल्कुल मैं आर्गूमेंट करने, मैं उसी आदमी के साथ में आर्गूमेंट करूंगा जिसको नोटिस दिया है, जिसका काम है। मैं तो सर वही बात आपसे बात नहीं करूंगा, मैंने करना था आपसे बात करी मैंने हेमंत भाई आपसे। नहीं तो ग्रामीण लोग जिनकी जगह पे स्कूल बना था वो विरोध करते हैं, अरे हमारे बच्चों के पढ़ने की जगह है, अब्दुल नईम ने बनाया तो क्या है, बच्चे तो पढ़ रहे हैं। तो पंचायत ने आनन फानन में एनओसी जारी कर देती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है, सुनिएगा संविधान के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, सुनिएगा कहा क्या जाता है। कहा जाता है ऊपर से बहुत प्रेशर है, मध्य प्रदेश है, किसकी सरकार है आप जानते हैं, स्कूल तोड़ना पड़ेगा। क्या बोले एसडीएम का कथित बयान। सबसे बड़ा सवाल, अगर कागज पूरे थे, अगर एनओसी मिल चुकी थी, अगर शिक्षा विभाग में आवेदन जमा था, तो स्कूल क्यों तोड़ा गया? देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे, ऐसे आरोप लगा रहे, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं, तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। वहाँ के लोग कहते हैं कानून तोड़ा है तो जुर्माना लीजिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई मत छीनिए। लेकिन कलेक्टर तक पहुँचने से पहले ही रोक दिया गया। 80 किलोमीटर दूर बैतूल कलेक्टर कार्यालय सैकड़ों ग्रामीण अब्दुल नईम के साथ ज्ञापन देने जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। कई घंटे बाद जब कलेक्टर ने जांच की बात कही, उसी वक्त एसडीएम स्कूल तुड़वा रहे थे हुजूर। यही है सर्व शिक्षा अभियान 2026,
जहां दलित आदिवासी बच्चों की पढ़ाई बुलडोज़र के नीचे दबा दी गई है। यहाँ पे मैं आपको रोककर वो भी तस्वीर चाहूँगा कि अगर वो मिल जाए तो वो दिखाया जाए। यूपी की तस्वीर थी, झोपड़ी तोड़ी जा रही थी और एक गरीब बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। अबे यार हैंडपंप तो है, अच्छा मट्टी डलवा दीजिए, इसमें पकड़ लेगा, रुक जाइए, रुकवा दीजिए, रुकवाइए। अबे यार हैंडपंप तो है, अच्छा मट्टी डलवा दीजिए, इसमें पकड़ लेगा, रुक जाइए। ये तब की बात थी, तब से अब तक कोई बदलाव नहीं आया। चलिए अब दूसरी कहानी पर चलते हैं और मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान के दिल से हिंदुस्तान के ताज तक चलते हैं, जम्मू से, जहां मेडिकल कॉलेज जश्न के साथ बंद किया गया। मेडिकल कॉलेज, सुनिएगा, आपने सुनने में कोई गलती नहीं की है, मेडिकल कॉलेज जश्न के साथ बंद किया गया। जी हां, कहां की बात है? जम्मू कश्मीर, कटरा में स्थित। नाम था श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। एक नया मेडिकल कॉलेज, एक पहाड़ी आपदा प्रवण इलाका जहां डॉक्टरों की भारी कमी, मेडिकल सीट्स बेहद कम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम पहले से दबाव में। ये सारे शब्दों को सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए, 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, जब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर वो इसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नज़दीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है उनको याद रखना चाहिए। फिर क्या हुआ? नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने अचानक निरीक्षण के बाद 2025-26 MBBS बैच की अनुमति रद्द। कारण बताए गए फैकल्टी की कमी, लैब और लाइब्रेरी की कमी, मरीजों की संख्या कम। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली बवाल क्यों हुआ समझिए इसको। 50 MBBS सीटें, सही है जी। अब यहीं से कहानी पलटती है, आप समझिए। कितनी सीटें? 50 MBBS सीटें, जिसमें से 7 हिंदुओं के पास आती हैं, उनके बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 1 सिख छात्र सिलेक्ट होता है। और कहानी क्यों इतनी खतरनाक हो गई कि MBBS कॉलेज बंद करना पड़ा? क्योंकि 50 में से 42 मुसलमान छात्रों ने वो सीट पर आए, उनको मिली, उन्होंने परीक्षा देकर वहां पर एडमिशन लिया। आंदोलन शुरू हो गया, दलील दी गई, वैष्णो देवी के दान से बना कॉलेज है तो दाखिला हिंदुओं को ज्यादा मिलना चाहिए। अब हम अपने यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों को बढ़ाएंगे, अपने यूनिवर्सिटियों में हिंदुओं के पैसों से उन आतंकवादियों को आगे करेंगे कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जाएंगे और वहां जाकर ब्लास्ट करेंगे और हमारे लोगों की हत्या करेंगे। श्राइन बोर्ड का एक एक पैसा जो है वो हिंदू का पैसा है।
हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ जो करेगा उसको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपको दिखाई नहीं देता है? किस लिए बैठे हो आप? यहाँ बादाम खाने के लिए आए हो आप जम्मू कश्मीर में? आप यहाँ हिंदुओं का अत्याचार करने के लिए आए हो, नरसंहार करने के लिए आए हो। और ये हम श्राइन बोर्ड को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने इसको ये चेंज नहीं किया तो ये उग्र प्रदर्शन होगा और श्राइन बोर्ड को मजबूर कर देंगे इसके लिए। कानूनी सच्चाई क्या है इस पर अब कोई बात नहीं करता। कॉलेज स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत दाखिला NEET मेरिट से हुआ, समझ गए? NEET एग्ज़ाम देता है, मेडिकल के बच्चे उसके एग्ज़ाम देते हैं और जहाँ पर उनको अलॉट होता है तो वहाँ पर वो जाते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, कानून संभव नहीं, फिर भी दबाव बनाया गया। नतीजा पूरा मेडिकल कॉलेज बंद, 50 छात्रों का भविष्य अधर में। NEET जैसे कठिन परीक्षा हजारों छात्रों के बीच से निकलकर इन 50 ने सीट पाई थी, लेकिन उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, पूरे इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था, सब कुछ राजनीतिक वैचारिक लड़ाई की भेंट चढ़ गया। मतलब ये वनकस सपदान जमिस मज खास कर यम अफवाह तश गर्दिश करान स्टेट को लेके यम जन ये इशार दुत तमो वनकस तमो मेडिकल काउंसिलन जो मेडिकल जो ये नेशनल मेडिकल कमेटी है इन तो विड्रॉ कर परमिशन माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज यह करान नफी सो फैसलो जम्मू कश्मीर के लुको मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हिंदुस्तान अथरा लैत कोर्मुत। यह अकि माता वैष्णो देवी कॉलेज सवाल क्या यह बन पैटर्न, यह एक्सपेरिमेंट क्या तम वनस ताम एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर मज गई तम आय पत मुल्कस मज रिपीट करना। मगर सारी खुद अफसोस अमि कथु कि उमर सबन वोन काल दुत इशार दोपन है यम कर सा मेडिकल कॉलेज बंद। एक और रास्ता भी था हुजूर, अल्पसंख्यक आयोग का गठन, जम्मू में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा, कानूनी तरीके से समाधान, लेकिन चुना गया संस्था को ख़त्म करने का रास्ता। खतरनाक मिसाल 2015 में जम्मू एम्स के लिए एकजुटता था। सुनिएगा, 2015 में जब 2014 में नई भाजपा सरकार आई थी, उसके बाद 2015 में जम्मू एम्स के लिए एकजुट था। 2026 आते आते 11 साल ही हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बंद होने पर तालियां बज रही हैं। LG एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, LG एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, LG एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा और स्वास्थ्य अब मजहब देखकर तय होंगे? क्या हर मुसलमान 1947 की सज़ा आज भी भुगतेगा? मुसलमान आक्रांताओं राजाओं ने क्या किया, उसका बदला आज के गरीब कमज़ोर मुसलमानों से लिया जाता रहेगा? मेन स्ट्रीम चैनलों में इसी तरह की डिबेट होती रहेंगी? सुनिए, पाकिस्तान बनाने वालों का हिसाब कब तक भारत के मुसलमान देंगे? उन राजाओं ने जो जुल्म किया था, सबके लिए किया था, उसके लिए मुसलमान कब तक कटघरे में खड़े रहेंगे? संविधान कहाँ है? जब स्कूल गिरते हैं, जब कॉलेज बंद होते हैं, जब बच्चों का भविष्य कुचला जाता है, तो सिर्फ मुसलमान का नहीं रहता, सवाल संविधान का होता है। क्योंकि स्कूल कोई इमारत नहीं, मेडिकल कॉलेज कोई ट्रॉफी नहीं, ये ज़िंदगी की लाइन है और एक बार टूट जाए, सुनिएगा, ये ज़िंदगी की लाइन है, जो एक बार टूट जाए तो दोबारा बनना बेहद मुश्किल होता है। नमस्कार।